गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का लेसन 27 आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट पढ़ने जा रहे हैं। लेट अस लर्न। हम क्या लर्न करेंगे? द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द कैटल रियरिंग ऑन एनवायरनमेंट, है ना। कृषि और पशुपालन का जो इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेस्ट, किस इंडस्ट्री वेस्ट कितने टाइप्स की होती हैं। वे ऑफ एडमिनिस्टर इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना। एडमिनिस्ट्रल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में जानेंगे। फिर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, जो है इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। और मेजर इम्पॉर्टेंट नेशन एंड रीजनल एनवायरनमेंट इश्यूज को हम पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे जो मेजर प्रमुख राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय रीजन जो होता है क्षेत्रीय, उसके पर्यावरण के मुद्दे कौन कौन से हैं उनको हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 231 निकाल लीजिए। ठीक है। मैन हैज़ बीन बी इंटरएक्टिंग विथ नेचर सिंस एंशिएंट टाइम। जैसे कि आपको पता है कि बहुत समय से, आदिकाल से मानव और प्रकृति का गहरा संबंध है। पहले मानव की जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थी और वो सारी अपनी आवश्यकता की पूर्ति जो है इस प्रकृति से कर लेता था। प्रकृति में क्या आता है? जल, भूमि, वायु और पेड़ पौधे, है ना। तो उनका वो अच्छे से प्रयोग करता था, सही प्रकार से प्रयोग करता था। अब जो है इंडस्ट्रियल विकास और जो मानव की लाइफस्टाइल है उसमें बदलाव आया और इस बदलाव के कारण मानव ने क्या करा? इस नेचर को, इस प्रकृति को अंधाधुंध इसका दोहन शुरू कर दिया, है ना। उसके बाद इसके कारण इन्वायरमेंट में जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण जो है वो उसमें असंतुलन पैदा हो गया। इस अनबैलेंस के कारण मानव जीवन ही नहीं बल्कि जितने भी जो जीव लाइफ है ना, जीवधारी हैं, उनका जीवन संकट में आ गया। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके और विकास की उचित तरीके अपनाकर इस इन्वायरमेंट जो अनबैलेंस है ना, इन्वायरमेंट उसको, और जो इन्वायरमेंट प्रदूषण जो हो रहा है इन्वायरमेंट में उसको कम कर सकता है। ठीक है। सबसे पहले इफेक्ट एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग ऑन एनवायरनमेंट पर क्या हो रहा है उसको हम जानते हैं, है ना। तो पहले पढ़ते हैं द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है एग्रीकल्चर मतलब क्या? कृषि करना, है ना। तो कृषि विश्व जनसंख्या को क्या देता है? फूड देता है ना। अन्न पूर्ति करता है, अन्न देता है ना। कृषि में भूमि की जो जुताई होती है, उसका ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं, फसल को उगाना होता है, उसको काटना होता है ना। और पशुपालन आदि सम्मिलित होते हैं। कृषि में ये सब चीज़ आ जाती है। क्या क्या आ जाती है कि पहले तो जो भूमि को, जमीन को, उसको जुताई करना होता है, फसल उगाना होता है, काटना, है ना। और जब फसल पक जाती है उसको काटना भी पड़ता है। और साथ में ही पशुपालन जो होता है वो सब एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। आधुनिक जो कृषि है और जो परंपरागत जो खेती थी, है ना, ये मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, जो पारंपरिक एग्रीकल्चर थी उससे बिल्कुल अलग है ना। जो एग्रीकल्चर है
उससे संबंधित कई गतिविधियां एनवायरनमेंट के अनुकूल नहीं हैं। कुछ गतिविधियां पर्यावरण को डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करती हैं। सबसे पहले हम मॉडर्न एग्रीकल्चर उसको देखते हैं। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है, आधुनिक कृषि करना, है ना। तो उसमें क्या है कि उसके आधुनिक कृषि में जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा करने के लिए जो फर्टिलाइजर्स हैं उसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स हैं उसके या फिर जो जो ये जो केमिकल्स होते हैं, कौन से रासायनिक केमिकल्स जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो उत्पादन को तो बढ़ाते हैं, है ना, प्रोडक्शन को तो बढ़ाते हैं, उसमें तो लाभ देते हैं, लेकिन पर्यावरण पर ये हानिकारक प्रभाव भी डालते हैं। सामान्यतः क्या होता है, खेतों में डाले गए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका लगभग 60% जो है पौधों द्वारा उपयोग में लाया जाता है और बाकी जो फर्टिलाइज़र होता है वो मिट्टी में रह जाते हैं, है ना। कई तरह के प्रभाव डालते हैं, जैसे बारिश में जल के साथ प्रभावित होकर खेतों के निकट स्थित जो लेक्स होते हैं, तालाब होते हैं, है ना, रिवर्स होती हैं, झील होती हैं, लेक्स होते हैं, उसमें ये पहुंच जाते हैं। वहाँ ये इन जल जो होते हैं, जल रिसोर्स होते हैं, उनको वो पॉल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं और मिट्टी में रिसकर मतलब ज़मीन में चले जाते हैं और नीचे रिसकर कहाँ चले जाते हैं, भूजल में चले जाते हैं, नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसमें चले जाते हैं और अंडरग्राउंड पानी को वो पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, एवरी ईयर फार्मर्स हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ द पेट्स, इंसेक्ट्स एंड द डिजीज। फार्मर जो होता है, किसान जो होता है, पौधों के विभिन्न रोगों, कीड़ों, है ना, हर साल वो इनसे जूझता है। फसलों को रोगों, जो फसल के रोग होते हैं, जो उनके क्रॉप्स होते हैं, उनको रोगों और कीड़ों से बचाने के लिए अनेक प्रकार के वो दवाइयाँ डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, है ना, उसका प्रयोग करते हैं। इसका बार बार प्रयोग करने से मिट्टी की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो भी ख़त्म होती है, साथ ही इंसान की जो स्वास्थ्य है उस पर भी उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है। अब आता है उसके बाद जो पशुपालन है, कृषि का ही वह एक मतलब उसके अंदर ही आता है, कृषि के अंदर ही आता है पशुपालन भी। जो पशुओं के जो is a branch of agriculture that deals with the breeding and the rearing of animals, है ना। उनके जो पशु के संवर्धन और जो पालन है वो उसके अंतर्गत आता है। पशुओं को पालकर उनसे भोजन और अन्य कार्य लिए जाते हैं ना। पशु से क्या करते हैं हम, उनके लिए क्या करते हैं, उनसे भोजन भी प्राप्त करते हैं और दूसरे काम में भी उनको लेते हैं। जो पशुधन है उससे प्राप्त उत्पादकों को व्यावसायिक स्तर पर उपयोग करने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। पशुओं को उचित जो है खुराक देते हैं और प्रबंध पर भारी धन भी खर्च करते हैं ना। उनको हम अच्छा खिलाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और इसके लिए हम अपना धन बहुत खर्च करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे हमें फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन कई भागों में पशुपालन जो है वो ठीक से नहीं किया जाता, उनको आहार और उसका प्रबंध सही तरीके से नहीं करता। जो बढ़ती जनसंख्या है, इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन है, उसका दबाव जो पशु है उस पर पड़ता है। पशु जो उत्पाद है, प्रोड्यूस जो करते हैं, उसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक इन उत्पादों में वृद्धि पर कठोर परिश्रम भी कर रहा है। उन्हें जो जानवर हैं, पशु जो है, उन पर कई क्या करे हैं, एक्सपेरिमेंट भी करे हैं, है ना, शोध भी किए हैं। वे कई क्षेत्रों में सफल भी हुए हैं, जैसे अधिक वूल प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्म की भेड़ों को पालना, है ना,
क्लोन निर्माण कर पशुओं को कृत्रिम प्रजनन करना, जो नए शोध हैं उसमें उच्च जो पैसा है लाभ वाली नस्लों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे जो है क्या होता है, जैविक विविधता प्रभावित होती है, बायोडाइवर्सिटी भी होती है। ठीक है। इंडस्ट्रीज refer to the production of good and services in an area. Natural resource and technology are combined to produce goods and service. Earlier, also goods are produced, but large-scale production starts only after the industrial revolution. है ना। अब इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, उद्योग जो है उसका संबंध जो है वो किसी क्षेत्र में जो गुड्स और जो सर्विस होती हैं उससे होता है। जो नेचुरल रिसोर्स है और जो टेक्नोलॉजी संसाधन है वो मिलकर जो गुड्स है उसका उत्पादन करते हैं। वस्तुओं का उत्पादन तो पहले भी होता था, परंतु अधिक मात्रा में उत्पादन जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही हुआ, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही इसका प्रारंभ हुआ। अधिक मात्रा में उत्पादन तभी संभव होता है जब वस्तुएं मशीनों द्वारा उत्पन्न हों, है ना, मशीन द्वारा बनती हों, और नई जो इंडस्ट्रियल तकनीकी है, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, और जो कार्यकुशल है वो जनशक्ति जो है उसमें उपलब्ध हो, तभी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जो आज के समय में वर्तमान में प्रमुख उद्योग इंडस्ट्री जो है, जो लोहा आयरन है ना, आयरन एंड स्टील और ऑटोमोबाइल्स, शुगर एंड टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज, है ना। इन उद्योगों का ज़्यादा विकास हो रहा है। प्रत्येक जो इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्टमेंट और जो प्रोडक्शन होता है। इन्वेस्ट में निवेश के अंदर कच्चा माल, है ना, रॉ मटेरियल, उसके बाद मशीनें, पूंजी जो होती है, कैपिटल होता है, लेबर होता है, वो सब आते हैं। प्रोडक्शन के अंतिम जो उत्पाद होते हैं या जो तैयार वस्तुएं आती हैं, है ना, उत्पाद में अंतिम वस्तु आ जाती हैं। जब एक उद्योग का अंतिम जो प्रोडक्शन है किसी अन्य उद्योग में प्रयुक्त होता है तो उसे उत्पादित सामान कहते हैं। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अब मोस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नीड 4 इनपुट्स। अब कंपनियों के लिए 4 निवेश होते हैं। पहला होता है कैपिटल, रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी एंड लेबर, है ना। तो ये चारों चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले जो होती है कैपिटल में ये प्रत्येक उद्योग को 2 प्रकार से जो है 2 टाइप की कैपिटल्स होती है, 2 टाइप की पूंजी की आवश्यकता होती है। एक होती है फाइनेंशियल कैपिटल और दूसरी होती है फिजिकल कैपिटल। तो द फिजिकल कैपिटल इज बिल्डिंग। फिजिकल कैपिटल क्या होती है, बिल्डिंग होती है, मशीनरीज होती हैं। और फाइनेंशियल कैपिटल में ऑब्टेन और बोरोड फ्रॉम बैंक एंड अदर इंडस्ट्रीज, है ना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है रॉ मटेरियल में क्या आता है, रॉ मटेरियल मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। अधिकतर उद्योग प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं द्वारा कच्चे माल पर निर्भर करती हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी आती है। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी के विकास में अधिक औद्योगिक निर्माण हुए हैं। और उसके बाद लेबर, श्रम का संबंध
जो है वो वर्क फोर्स से होता है। श्रमिक के समूह बनाए जाते हैं जो अपने अपने कार्य को मालिकों के साथ निर्धारित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ये प्रोसेस होती है, उसमें 3 प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी होती है? असेंबल, अल्टरनेशन और एक्सट्रैक्शन। उसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में क्या है कि जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डेट्स बैक एंड एंशिएंट टाइम्स। देयर आर many proofs of early production like bricks used in the buildings, earthen pots to store grain etc. है ना, वस्तुओं के उत्पादन प्राचीन काल से होता आ रहा है। इन प्रोडक्शन में कई जो है हमें प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे ईंटों का प्रयोग होता था भवन बनाने के लिए, है ना, अनाज को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ये सभी हाथों से बनते थे। जो सभ्यता है उसके विकास के साथ जो तरीके हैं नए नए उत्पादन करने के वो भी विकसित हुए हैं। जैसे कपड़े इंडस्ट्रीज में विभिन्न स्रोतों के लिए जो तंतुओं से धागा निर्मित होता है ना, कपास, कॉटन जो है, पटसन है, सिल्क है, वूल है आदि जो ये तंतु स्रोत है, ये सब कहाँ से मिलता है? डिफरेंट सोर्स ऑफ क्लोथ, है ना, फाइबर्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। ये फाइबर जो है अलग अलग स्रोतों से लिया जाता है। नायलॉन और पॉलिस्टर जैसी विशेष जो आर्टिफिशियल सामग्री का भी प्रयोग जो है फाइबर स्रोत के रूप में किया जाता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जो फाइबर्स होते हैं उसको सीधा करके पत्ते धागे बनाए जाते हैं और इसके कताई द्वारा ऐंठा जाता है, जिससे धागा और कपड़ा बनाया जाता है। ऐंठे हुए जो फाइबर्स होते हैं उसको सूत कहते हैं, जिसे बुनकर कपड़ा तैयार किया जाता है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, किस प्रकार से प्लानिंग करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, है ना। प्लानिंग, योजना जो है बहुत ही आवश्यक होती है, सब लेवल पर प्लानिंग की जाती है। जैसे एट नेशनल लेवल द गवर्नमेंट हैज़ की रोल टू प्ले एंड एट द इंडिविजुअल लेवल द मैनेजमेंट बोर्ड रोल इज विटल, है ना। जैसे जो नेशनल लेवल है उस पर सरकार की भूमिका होती है और जो इंडिविजुअल होती है उस स्तर पर प्रबंधन जो बोर्ड होता है उसकी भूमिका होती है। जो नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट जो सरकार होती है वो इसके जो है वो एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ टैक्स, है ना, वो क्या करती है, कर प्रणाली की छूट की नीति को अपना सकती है। और इंडिविजुअल में प्रबंधक बोर्ड बाजार की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं और प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होती है, उसके अनुसार योजना बनाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।